दोस्तों नमस्कार। मैन ऑफ टाइम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको साहित्य जगत की एक अदाकारा, गज़लकार, कवयित्री अंजू दास गीतांजलि जी से मुलाकात करा रहा हूँ। अंजू दास गीतांजलि जी मूल रूप से गज़ल लिखती हैं, कविताएं भी लिखती हैं और गीत गज़ल हर विधा में, पद्य में और कहानियाँ भी उनकी आ रही हैं। कहानियों की एक संग्रह पुस्तक आ रही है और मैं आज आपको गीतांजलि जी से मुलाकात करा रहा हूँ। आप हैं कवयित्री नमस्कार अंजू दास गीतांजलि जी। नमस्कार। तो गीतांजलि जी, ऐसा है कि आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आप साहित्य के क्षेत्र में कब से सक्रिय हैं? देखिए, लेखन से तो बचपन से ही सोचिए, जो स्कूल में जो प्रोग्राम होता है ना, तो उसमें हम लिखते थे। लेख वगैरह जो सुनाना होता है, स्कूल में जो प्रतियोगिता होती थी तो उसमें हम लेते थे भाषण वाला प्रतियोगिता सब। तो धीरे धीरे मतलब ये हुआ, उसके बाद शादी हो गई तो थोड़ा कॉलेज लाइफ में जो हुआ लिखने से जुड़े रहे, लेकिन साहित्यिक रूप से पूरी तरह से हम जो है शादी के बाद से ही सक्रिय? हाँ, सक्रिय। तो किस याद है कि कितने वर्षों से आप इसमें? देखिए, ऐसे बताए ना, हम कैसे हम शुरू से मतलब काफ़ी दिनों से लिख रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया में शायद हम जब जुड़े शायद तब से मतलब लेखन का विधा जो होता है, जितनी तरह की विधा है, तकरीबन 15 साल 20 साल से? नहीं, 10-12 साल तो 12 साल गया से। होगा। हाँ। तो याद है आपको आपकी पहली गज़ल कौन सी आपने सोशल मीडिया पर डाला है? सोशल पहली मीडिया गज़ल पे तो आपकी ऐसे कौन सी है? अनेकों गज़लें हैं कि क्या पुरानी गज़लों को बोलिएगा तो वो तो हमको देखना पड़ेगा। और चूँकि अगर नई गज़ल में से कहिएगा तो कुछ है मेरे पास अभी। ये किताब है मेरा, राजभाषा से निकला है ये। बिहार सरकार से? हाँ, बिहार सरकार के द्वारा। राजभाषा से? हाँ, इसका बिहार सरकार ने ये किए है, तो इससे एक दो से पढ़ेंगे हम जी। बोलिए। तो आप जो गज़ल मंच पर पेश करती हैं कार्यक्रम में और आपकी जो साहित्य की विधा है, दोनों में क्या डिफरेंस आप? देखिए, मंच की दुनिया एक अलग दुनिया है, ठीक है। इसलिए कि मंच पे लोग कुछ देर के लिए आपको सुनने के लिए आते हैं, तो वो आप मतलब वो लोग जैसा माहौल रहता है, जैसे देखिए अभी का लगता है कि वो एक अलग दुनिया है, उस पर एक अलग चीज पढ़ा जाता है। मंचीय रचना हाँ, होती है, मंचीय गज़ल। हाँ, उसका एक अलग है। और जहाँ तक किताब की बातें जब आ जाती है ना, तो किताब में जब आप प्रकाशित करवाते हैं किसी भी रचना को, तो वो रचना एक अलग उसका दायरा होता है, वो बहुत गंभीरता पे लिखा जाता है, क्योंकि वो अस्थायी रूप से रहने वाली चीज़ है। और मंच का क्या है, पढ़े ये हो गया। तो क्योंकि मंच में आपको सीधा ऑडियंस सुन रही है, दर्शक श्रोता सामने हैं, और रचनाएं जो आपकी पुस्तक में आ रही है तो वो फिर अलग एक रूप है उसका, पुस्तकाकार रूप में है। तो दोनों में है कि आप पुस्तक में एक अच्छी चीजें ही ना डाल सकते हैं, और मंच पे तो आप कुछ भी सुना सकते हैं। मतलब गज़ल है तो उसमें शेर व शायरी भी आप शुरू में कर सकते हैं और गज़ल के बीच में भी, अंत में भी, माहौल को और खुशनुमा बनाने के लिए। हाँ, वो एक है कि कुछ देर के लिए आपको लोग सुनते हैं, तो अब आप ये सब चीज जो भी सुनाइएगा वो लोग कहेंगे हम जान गए, तो इसलिए जैसा सुनना चाहते हैं वैसा सुनाते हैं। तो अभी तक तकरीबन आपने बिहार से बाहर कहाँ कहाँ कार्यक्रम दिया है? हम देखिए, चूँकि बिहार से बाहर हम लगभग बहुत जगह पढ़ चुके हैं। कलकत्ता लीजिए आप उत्तर प्रदेश लीजिए, या आपका क्या कहता है बनारस ले लीजिए, मतलब याद भी नहीं, हम बहुत जगह पढ़ चुके हैं, देश अपना राज्य से बहुत जगह बाहर। और आता है जैसे बुलावा आता है तो जॉब में है तो जा भी नहीं पाते हैं। और वो पहले जितने जो भी हम पढ़ते हैं ना, तो जब मेरा गर्मी छुट्टी रहता है तभी हम पढ़ पाते हैं, क्योंकि 15 दिन का छुट्टी रहता है। उस बीच में जो आयोजन हमको बिहार से बाहर के लिए आता है तो उसमें हम हाँ बोलते हैं, नहीं तो नहीं बोलते। आप मूल रूप से वृंदावन में भी पढ़े हैं, आपका कलकत्ता में भी पढ़े ही हैं, और लोकल में तो खैर आप एक अध्यापिका है, शिक्षिका भी हैं, तो अभी कहाँ पदस्थापित? पूर्णिया में? हाँ, पूर्णिया जिला ही है। पूर्णिया यहाँ से
पूर्णिया से 100 किलोमीटर दूर मेरा घर पड़ता है, गांव का वही पोस्ट है। अच्छा, तो अध्यापन बच्चों को शिक्षा देने के अलावा आप साहित्य के साथ साथ और भी कुछ आपके हॉबी होगी? हाँ, साहित्य के अलावा बोले ना, जब संगीत, आपका एक पक्ष संगीत भी है, यही मैं जानना चाह रहा था कि आप म्यूजिक संगीत से दरअसल देखिए, हमको जो है ना बचपन से सबसे ज्यादा दिल से पूछिए तो हमको सिंगिंग के तरफ ही रुझान था कि हमको गायन में जाना है। लेकिन किस्मत ऐसा हुआ कि आ गए इस क्षेत्र में। तो आपको ये साहित्य में ऐसा है कि मतलब मंचीय जब प्रस्तुति देते हैं तो लगता है गा ही रहे एक तरह से, वो भी अपनी लिखी चीजों को पढ़ रहे हैं लोगों के बीच में। तो एक कलाकार के रूप में भी आप हैं, गायक कलाकार के रूप में हैं, एक साहित्यकार, एक गजलकार के रूप में हैं और एक शिक्षिका के रूप में हैं। इसके अलावा क्या समाज सेवा भी आपका शौक रहा? हाँ, देखिए, चूंकि नशा मुक्ति जो प्रोग्राम हुआ था, ये बिहार सरकार के द्वारा जो नशा मुक्ति प्रोग्राम करवा मतलब हो रहा था, तो उस वक्त हम गांव में थे। तो एक बाईसी कला मंच है हमारे पूर्णिया से, शशिकांत भाई है, चलाते हैं। अच्छा। तो वो जब हर रविवार को हम खुद अपने से उसमें पैसा मतलब जो लगता था जितना भी भाड़ा, तो उनके संस्था के लिए हम खुद से बैठ करके प्रोग्राम करवाए हैं बहुत जगह। गांव जाके अपने से लिखते थे उस पर स्क्रिप्ट टाइप का, नाटक के टाइप का, और वो बच्चे लोग से या इन लोग से गांव के 4 आदमी को बैठा के, ये 2-4 घंटा पहले जिस गांव में प्रोग्राम होता था जाके लोकल लोग को ही लेके करवाते थे। तो वही वैसा कला मंच, समाज सेवा का भी अपने काम। हाँ, नशा मुक्ति गीत के लिए भी बहुत लिखे हैं। या पोलियो रैली वगैरह हुआ? नहीं, पोलियो नहीं, नशा मुक्ति के लिए, क्योंकि सिर्फ सप्ताह में एक दिन हमको छुट्टी मिलती थी ना। यूनिसेफ की तरफ से भी कुछ होगा? यूनिसेफ का शिक्षा और स्वास्थ्य? नहीं, वो सब में तो हम नहीं, ऐसे जाते हैं प्रोग्राम वगैरह, जब वो लोग बुक करवाते हैं, बुलाते हैं तो उसमें विद्यालय की ओर से। हाँ, नहीं, कभी सम्मेलन सब या कोई प्रोग्राम उनका रहता है। दोस्तों, गीतांजलि जी की एक पुस्तक अभी हमारे हाथ में है, ज्योतिर्गमय अंजुमन। ये राजभाषा से 2020 में प्रकाशित हुई है। और अभी मैं कई पुस्तक इनसे अनुरोध कर रहा हूँ, गीतांजलि जी से, कि आप एक गज़ल हमारे दर्शकों श्रोताओं के सामने पेश करें। जरूर सुनाएंगे। तो पहले हम 1-2 मुक्तक से आप सबों से जुड़ते हैं। जरूर। तो देखिएगा कि हम गजल बनकर किताबों में नजर आया करेंगे। वाह। हम गजल बनकर किताबों में नजर आया करेंगे, बन के खुशबू हम गुलाबों में बिखर जाया करेंगे। क्या बात। हम गजल बनकर किताबों में नजर आया करेंगे, बन के खुशबू हम गुलाबों में बिखर जाया करेंगे। रूबरू एक दूसरे से हो नहीं सकते सजन हम, रूबरू एक दूसरे से हो नहीं सकते सजन हम, अश्क बनकर तेरी राहों में सदा साया करेंगे। वाह, बहुत। देखिएगा, और एक मुक्तक से ही पढ़ती हूँ, चूँकि मेरी 2 मुक्तक के संग्रह आने वाली है, तो किताब आने वाली है उसकी। तो देखिएगा, दूसरा मुक्तक है कि वक्त की चाल समझ पाना बहुत मुश्किल है। क्या बात है, वक्त की चाल समझ पाना बहुत मुश्किल है। क्या बात है, वक्त की चाल समझ पाना बहुत मुश्किल है, वक्त से पहले आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। क्या बात है, वक्त की चाल समझ पाना बहुत मुश्किल है, वक्त से पहले आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। इंसान से तो लड़ सकता है अंजू, लेकिन इंसान से तो लड़ सकता है अंजू, लेकिन वक्त की मार से लड़ पाना बहुत मुश्किल है। क्या बात है। और एक मुक्तक मेरे हाथ में ही है कि मेरे जख्मों पर कोई मरहम न रखना। क्या बात है। मेरे जख्मों पर कोई मरहम न रखना, बिछड़ जाऊं तुमसे कोई गम न करना। मेरे जख्मों पर कोई मरहम न रखना, बिछड़ जाऊं तुमसे कोई गम न करना। मेरी याद दिल में बसा करके चलना, मेरी याद दिल में बसा करके चलना, मेरी याद में आंखें तुम नम न करना। वाह, बहुत खूब। तो ये आपकी मुक्तक का भी हम लोगों ने रसास्वादन किया, श्रवण किया, बहुत अच्छा लगा। और एक गजल आपसे गुजारिश है, तो ये किताब से पढ़े ना, ऐसे ही पढ़ दे, चूँकि ये गजल हाल में ही पढ़े हैं हम। तो किताब से कोई भी गजल आप दे सकते हैं। हाँ। और एक मुक्तक का हम इस मुक्तक को रखना चाहेंगे। अभी आप सवाल हमसे किए थे कि
मंच की और साहित्यिक पे, तो उसी पे ये मुक्तक है और हाथ में आ गया है, जी, दोनों सुनिएगा। शैली अलग है, हाँ मंचीय शैली और हाँ हाँ, क्या है साहित्यिक। सुनिएगा, इस मुक्तक में उसको जी। हम दर्शाए हैं। अपने भीतर की कमी कोई नहीं है झांकता, बहुत अपने भीतर की कमी कोई नहीं है झांकता, दूसरों को दोष देते उनकी गलती देखता। क्या बात है। अपने भीतर की कमी कोई नहीं है झांकता, दूसरों को दोष देते उनकी गलती देखता। तालियों के शोर में गूंजे लतीफे खूब है, जी, तालियों के शोर में गूंजे लतीफे खूब है, सच्चे साधक को नहीं अब लोग देखो जानता। क्या बात है। तो अब बहुत- मैं बहुत- पूरी गजल ही पढ़ूंगी, जी। एक गजल से जुड़ती हूँ, तरन्नुम में रखती तरन्नुम, हूँ। जी। तो देखिए, जो मुझको आजमाना चाहता है, जो मुझको आजमाना चाहता है, क्या बात है। जो वाह। मुझको आजमाना चाहता है, वो दिल में घर बनाना क्या बात है, बहुत खूब। चाहता है, बहुत खूब। वो दिल में घर बनाना चाहता है, जो मुझको आजमाना चाहता है। इस गजल का दूसरा शेर देखिएगा, कुछ यूं हुआ है कि इरशाद। करूं उसका भरोसा कैसे अब मैं, करूं उसका भरोसा कैसे अब मैं, जो मेरे दिल में आना चाहता है, जो मेरे दिल बहुत खूब। में आना चाहता है, जो मुझको आजमाना चाहता है, वो दिल में घर बनाना चाहता है, बहुत खूब। वो दिल में घर बनाना चाहता है। आगे सुनिएगा। जी, हमारी हसरतों का कत्ल करके, हमारी हसरतों का कत्ल करके, वफा हमसे निभाना चाहता क्या है, बात है। वफा हमसे बहुत खूब। निभाना चाहता है, जो मुझको आजमाना चाहता है, वो दिल में घर बनाना चाहता है, वो दिल में घर बनाना बहुत खूब। चाहता है। लगा कर आग मेरे घर में मुझसे, क्या बात है। लगा कर आग मेरे घर में मुझसे, मोहब्बत का खजाना चाहता है, मोहब्बत का खजाना चाहता बहुत खूब। है, जो मुझको आजमाना चाहता है, वो दिल में घर बनाना चाहता है, वो दिल में घर बनाना चाहता है। गजल का अंतिम शेर देखिएगा जी, कि देखिएगा कि लहू देकर जिसे सींचा था मैंने, लहू देकर जिसे सींचा था मैंने, वही मुझको मिटाना वही मुझको मिटाना चाहता क्या है, बात है। वही मुझको मिटाना चाहता है, जो मुझको आजमाना चाहता है, वो दिल में घर बनाना चाहता है, क्या बात है। वो दिल में घर बनाना बहुत चाहता खूब, बहुत है। खूब, बहुत खूब। ये बहुत शानदार गज़ल का आपने शानदार अंदाज में, नए अंदाज में आपने पेश किया। आपकी गायकी भी बहुत अच्छी है। हमारे दर्शकों और श्रोताओं को आपने सचमुच एक नायाब
तोहफा दिया है। चलिए, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप इतनी दूर से भागलपुर से चल के हमारे यहाँ आए हैं। सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी चैनल के टीम जो और सुनने वाले सभी दर्शकों को, आपके चैनल से जुड़े हुए जो भी हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी जी। मैन ऑफ टाइम चैनल के लिए आप मैन ऑफ टाइम चैनल को आप लोग भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें, और ताकि लोगों तक पहुँचे और ये जो मेहनत कर रहे हैं इनकी मेहनत रंग लाए और आगे बढ़े, चैनल नाम हो। और बहुत दूर से आए हैं कि भागलपुर से चल के पूर्णिया आए हैं, और इनको जो कि पता है कि हम गांव में रहते हैं, छुट्टी था तो पूर्णिया में हैं, तो आए हैं, बस आप लोग के बीच मेरा दिन है। हाँ गीतांजलि जी, मैं चाहूँगा कि नई युवा पीढ़ी, नए रचनाकारों को आप एक संदेश दें। देखिए, हम गजल विधा जो है बहुत ही एक सुंदर विधा है, और इसमें हम 4 शेर में, 3 शेर में, 5 शेर में अपनी पूरी बात, पूरी कहानी, पूरी मैं दास्तान जिंदगी को हम समेट लेते हैं। तो गजल कैसे लिखी जाती है, थोड़ा सा नए। देखिए, चूँकि गजल के लिए, हाँ गजल, देखिए लेखन विधा जो होता है ना, लेखन कोई भी क्षेत्र हो उसमें जब तक मतलब किसी भी क्षेत्र में आप देखिएगा, बिना मेहनत किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। और अभी का जो मतलब अभी के जो नवांकुर साहित्यकार हैं, वो लोगों को लगता है ना कहीं किसी न किसी जगह से मतलब बाहर का ज्ञान अगर अर्जित कर लेते हैं, इसके मीटर को तो उस पर बैठा देते हैं, तो वो लोग को लगता है कि हम तो बाहर पे बैठा दिए हैं, मेरा गजल हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि मेरे गुरु जी का कहना है कि बाहर पे मतलब बाहर मान लो सीख भी लेते हो, बाहर पे लिख भी रहे हो, तो वो मुकम्मल शायरी नहीं होता है कि 2 पंक्ति में ये वेट होना चाहिए कि आपका उला मिश्रा क्या कह रहा है और शानी को हम किस तरह से बांध सके, जो उला और शानी दोनों मिलके परिपक्व एक शेर बने। और आप गजल जो है 5 शेर 7 शेर पे कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, चूँकि हम भी पहले जो है आज 10-15 साल जो भी समझिए, तो हम भी कई ग्रुप में पहले सीखे। जो मेरे गुरु जी अनवरीरज सर का जो दिशा निर्देश रहा वो तो बताते ही थे। और सबसे बड़ी बात, कई ग्रुप में हम 3-3 बजे रात तक जगते थे। पहले खुद उसमें लेखन का मतलब हर विधा, छंद का टोटल जो हिंदी है ये वाला, और बाहर का पूरा टोटल ये सब सीखे। और जिसमें हमारा ग्रुप का नाम हम जरूर लेना चाहेंगे। सबसे पहले तो सोपान ग्रुप है, हाँ फेसबुक में सोपान ग्रुप है, उड़ान है, आगाज है और काव्योगी। ये 4 ग्रुप जो है ये लोग मैसेंजर पे क्लास चलाते थे। अभी शायद हम उस क्लास से निकल गए हैं। और उस ग्रुप की एक खासियत क्या था कि जो मतलब एनी टाइम में उसमें साहित्यकार, देश के बहुत बड़े बड़े साहित्यकार जुड़े रहते हैं। आपको लिख के टंकन करके आपको लेखन विधा का उसमें ज्ञान दिया जाता है, बताते हैं किस तरह से लिखी जाती है, किस तरह से, गजल किस तरह से। तो जब आप परिपक्व हो जाते हैं उस विधा में, तो तब वो कहते हैं कि आप फिर क्लास लीजिए, ताकि आप में जो कमियां होगी उसको हम लोग देखेंगे कि सही में आप जब खुद जानकार हो जाइएगा तभी ना आप दूसरे को बता सकिएगा। और अगर इसलिए कुछ दिन क्लास में आपको रह के नए लोग को जो जोड़ते हैं, आप उसको खुद क्लास कीजिए। तो उसमें क्लास कुछ दिन उसमें रहें, फिर अपना हम पर्सनल क्लास बनाए जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को जोड़े, उसमें हम खुद गजल लिखना सिखाएं। तो लोग सब सीखते गए। इसमें काफिया रदीफ हाँ मस्त है। काफिया रदीफ तो चाहिए ही चाहिए, और भाव तो बहुत। गजल में 5 शेर होना अनिवार्य है, लेकिन आप पुरानी फिल्म देखें, उम्रा वो जान, दिल चीज क्या है ये आप जान लीजिए, बस एक बार कहा मेरा मान लीजिए। इस गजल में 3 शेर ही है। हाँ। फिर एक गजल और है 4 शेर 3 शेर की बनती है गजल। मेरी एक गजल है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। देखिए ये चीज जो ये अगर 3 से लिया गया है,
तो इसके पीछे कारण होगा, क्योंकि हम लोग भी जो अभी उस आप फिल्म बोल के रहे हैं, स्क्रिप्ट के अनुसार, हाँ कहानी के नहीं, अनुसार। आप अभी जो बात बोल रहे हैं ना, ये चीज हम लोग भी पहले कभी यही चीज में हम लोग का 3 शेर की भी हाँ, गजल, सबसे छोटी गजल 3 नहीं शेर। इस ये क्यों किया जाता है, इस चीज को हम आपके सामने में क्लियर कर जी, देते हैं, क्योंकि ये चीज हम भी पहले यही सोचते थे जो अभी आप सोच रहे हैं। जी, जी। जब मेरी गजल रिलीज हुई ना, तो मुकेश म्यूजिक कंपनी पे चल रहा है अभी, 10 से 11 लाख व्यू चले गया है उस गजल पे, छिपा लो पलक बीन जाने से पहले। तो उस गजल में जो है मेरा पूरा 7 शेर है, अच्छा, लेकिन गाया गया है 5 या 6 ही। तो अब लेकिन गजल मुकम्मल जो है वो 7 शेरों की गजल है, लेकिन लोग जो सुनेंगे तो वो तो समझेंगे कि 5, अगर सिंगर 5 ही शेर को गाए हैं तो उसमें 5 ही शेर है। तो उसी तरह आप जो अभी फिल्म का नाम लिए तो उसमें और शेर होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन कम इसको से शूट कम किया गया है सिर्फ हाँ, 3 शेर ही है। शूट 3 किया गया है, इसलिए आम पब्लिक के बीच में 3 ही लाया है। जी जी, किसी गजल में 4 शेर होती है। हाँ, फिल्मों नहीं की बात 5 तो किए ही होंगे, लेकिन गाने वाले उसको 3 या 4 में गा के ये शूटिंग कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो बहुत ही खूबसूरत विधा है गज़ल, और गज़ल के मामले में अभी गज़लकारा अंजू दास गीतांजलि जी काफ़ी शोहरत बटोर रही हैं, और जाहिर सी बात है कि मेहनत जो करेगा वो कामयाब होगा। तो आज का इंटरव्यू हम यहीं समाप्त करेंगे कि आने वाली पीढ़ी हमारी वह साहित्य विधा को और अच्छे ढंग से अपने मतलब साधना में करें। और मैं चाहूँगा कि गीतांजलि जी से कि आप और भी कुछ अपनी हाँ, चलते चलते हम एक दूसरे पढ़ेंगे, क्योंकि इस गजल को बम्बे से गाए हैं हमारे क्या नाम है सर का, कमलेश उपाध्याय हरीश सर। हाँ, तो वो इस गजल को रिलीज वही गाए हैं, तो उसी से एक दूसरे सुनिएगा कि दर्द हरगिज छुपा न पाते हैं। क्या बात, सुनिएगा कि दर्द हरगिज छुपा न पाते हैं जो मोहब्बत में चोट खाते हैं। क्या बात, कि दर्द हरगिज छुपा न पाते हैं जो मोहब्बत में चोट खाते हैं, चाह के भी न भूल पाते हैं, चाह के भी न भूल पाते हैं, जख्म खाते हैं मुस्कुराते हैं, जख्म खाते हैं मुस्कुराते हैं। क्या बात है, बहुत नमस्कार। ठीक है। और इसी के साथ आज का ये गीतांजलि जी का ये आयोजन, इंटरव्यू का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर हम अगले नए कार्यक्रम में आप लोगों से मिलेंगे। नमस्कार।